अध्याय 135 अग्रदूत और उत्तरजीवी। बबलू की आवाज़ गूंजी और सभी का ध्यान उस ओर गया। उस वृद्ध ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, दवाओं का भंडारण करना एक बात है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हमें औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन बीजों को बोना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वे, जैसा कि सुश्री तिशा ने अनुमान लगाया है, विकसित प्रकार की औषधियाँ प्रदान कर सकते हैं। वे थोड़े समय के लिए रुके और फिर बोले, भंडारित दवाएं अंततः समाप्त हो जाएंगी और हमें इसके लिए समय रहते तैयारी करने की आवश्यकता है। बबलू का सुझाव तर्कसंगत था और रितिका ने तुरंत इस बिंदु को नोट कर लिया, जबकि उनकी नज़र मयंक की ओर मुड़ी। मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, इस मामले को रितिका पर छोड़ दें। कितना रोपण करना है और क्या बोया जा सकता है, इस पर मास्टर बबलू आप कड़ी नज़र रखें। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में इतने सारे औषधीय बीज मिलना संभव नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ, बबलू ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बस बात इतनी है कि यदि हम एक और व्यक्ति को बचा सकें तो हमें उसे बचाना चाहिए। बॉस, मेरा एक प्रश्न है। बापन ने अपना हाथ उठाया और उसके विशाल शरीर के कारण यह इशारा कुछ अजीब सा लगा। हालांकि उसके चेहरे पर गंभीरता थी, वह सभा में मजाक करने के लिए नहीं आया था। कहो, बापन ने पूछा, हम विस्तार कैसे करने वाले हैं? मयंक थोड़ा चौंक गया और बापन को महसूस हुआ कि उसका प्रश्न बहुत सामान्य था, इसलिए उसने विस्तार से समझाया, शान्हुविला जिले में पहले से ही एक बाहरी दीवार है, जो स्वाभाविक रूप से राक्षसों के विरुद्ध एक बाधा का कार्य करती है। इस स्थान की रक्षा करना आसान है, लेकिन यहाँ लोगों की क्षमता सीमित है। यदि आप कहते हैं कि हम विस्तार करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अधिक लोग आएंगे। जब बाहर की ओर बढ़ने का समय आएगा, तो वहाँ कोई सुरक्षात्मक दीवारें नहीं होंगी। हम इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? सक्रिय रूप से बचाव किए बिना भी, केवल देवाशीष और उनकी आपूर्ति की खोज के माध्यम से, वे कुछ उत्तरजीवियों को ला रहे थे। यदि विस्तार वास्तव में शुरू हुआ, तो लोगों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और आवास एक समस्या बन जाएगा। बापन निर्माण कार्य से जुड़ा था और इस मामले की बारीकियों को समझता था। घर बनाना बढ़ती जनसंख्या की गति का मुकाबला नहीं कर सकता था, और पर्याप्त घेरे वाली दीवारों का निर्माण करना कोई छोटा काम नहीं था। उसकी बातों ने सभी को गहरे विचार में डाल दिया, यह एक समस्या थी। विस्तार के बाद रक्षा कैसे की जाए? ये स्थान दक्षिण शहर के नए औद्योगिक पार्क जैसा नहीं था, जहां पहले से ही विभाजन था और प्रत्येक बड़ी फैक्ट्री ऊंची दीवारों से घिरी थी। दक्षिण शहर शिविर को केवल एक कारखाने पर कब्जा करने, राक्षसों को साफ करने की आवश्यकता थी, और फिर वह हजारों या दसियों हजार लोगों को समायोजित कर सकता था। क्या हमें स्थान बदलने की आवश्यकता है? देवाशीष बुदबुदाया, लेकिन तुरंत ही उसने अपना सिर झटक दिया। फसलें लंबी हो रही थीं और झील में विकसित मछलियों की संख्या बढ़ रही थी। अभी यहाँ से जाना अपना घर नष्ट करने जैसा होता। मेज पर रखे मानचित्र को देखते हुए मयंक की आंखों में चमक आई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, समर गार्डन मॉल, नानशान आवासीय जिला, नॉर्थ रिज रोड, रिवरसाइड एवेन्यू, इन निकास द्वारों को बंद कर दें और विभाजन बनाने के लिए आसपास की इमारतों पर भरोसा करें। हालांकि यह शान्हुविला जिले जितना सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह पर्याप्त होगा। एक बार जनसंख्या बढ़ जाने पर हम धीरे धीरे उचित दीवारें खड़ी कर देंगे। सभी ने मानचित्र की ओर देखा, और वास्तव में, जैसा कि मयंक ने कहा था, यदि इन स्थानों के निकास मार्गों को सील कर दिया जाता, तो ये शान्हुविला जिले के पूर्वी हिस्से में एक बाहरी घेरा बना देता। शिविर का आकार कुछ रक्षात्मक क्षमता के साथ बढ़ जाता। ये योजनाएं पूरी तरह से व्यवहार्य थीं और नए आवास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले से ही इमारतें उपयोग के लिए उपलब्ध थीं। हालांकि क्षेत्र को साफ करना कठिन होने वाला है। वह पहले समर गार्डन मॉल और नानशान आवासीय जिला जा चुका था, कई क्षेत्रों को साफ कर चुका था और रसद की तलाश कर चुका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वहाँ कुछ कमियां रहने की संभावना थी, और अन्य स्थानों के लिए उन्हें मंजिल दर मंजिल साफ करने की आवश्यकता थी, जो कोई सरल कार्य नहीं था। मयंक ने कहा, धीरे धीरे उन्हें साफ करें, उत्तरजीवियों को इकट्ठा करें और रसद जमा करें। मैं वृक्ष जनित कीट और बेल विशाल चूहे को आपकी सहायता के लिए भेजूंगा। इस घेरे के भीतर के क्षेत्र अधिकतर 1000 मीटर की सीधी दूरी के भीतर थे, जिसमें ये जीव सहायता प्रदान कर सकते थे। हमें यूनिलिंग पर्वत पर भी नियंत्रण करना चाहिए। तिशा की आवाज़ बीच में आई, यदि हम शहर की ओर विस्तार करते हैं, तो बहुत कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है जब तक कि हम इमारतों और सड़कों को उखाड़ न दें, लेकिन ये यथार्थवादी नहीं है। इसलिए हमें वृक्षारोपण के लिए एक विकल्प चाहिए, और यूनिलिंग पर्वत एक अच्छा विकल्प है। तिशा की टिप्पणी सटीक थी और मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, तो चलिए यूनिलिंग पर्वत को भी शामिल करते हैं।
योजना तय होने के साथ शान्हु विला शिविर एक विशाल मशीन की तरह सक्रिय हो गया। सबसे पहले प्रणब, मानसी, आशीष और अन्य मध्यम स्तर के योद्धा सदस्यों ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपने अर्जित अंकों के बदले इंजेक्शन की एक लहर प्राप्त की। फिर उन्होंने तुरंत देवाशीष के साथ अपना नाम दर्ज कराया और सफाई कार्य के लिए उत्साहपूर्वक स्वयंसेवा की। ये सफाई अभियान पूर्णता के उद्देश्य से था, इसलिए यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। केवल युद्ध के माध्यम से और शिविर में योगदान देकर ही अधिक शक्तिशाली इंजेक्शन प्राप्त करना और अधिक शक्ति हासिल करना संभव था। शक्ति की प्यास हर किसी में थी, इसलिए वे सभी सुधार करना चाहते थे। देवाशीष, रोशन, बापन और वीरेंद्र प्रत्येक एक टीम का नेतृत्व करते हुए 4 अलग अलग दिशाओं से सफाई करने लगे। सफाई की योजना सीधी थी। पहले घेराबंदी बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए एक उपयुक्त चौराहा ढूंढें, फिर प्रारंभिक बाधाओं के रूप में सड़कों पर बिखरी हुई लावारिस कारों का उपयोग करें। देवाशीष 20 लोगों के साथ अस्थि कवच विशाल सुअर पर सवार होकर नॉर्थ रिज एवेन्यू की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अग्रदूत टीम के भीतर उसकी शक्ति सबसे अधिक थी, इसलिए यह क्षेत्र जो अभी तक साफ नहीं हुआ था, स्वाभाविक रूप से उसके प्रबंधन में आया। उसके पीछे के 20 लोग इस बार वाहन नहीं चला रहे थे, बल्कि बेल विशाल चूहों पर सवार थे। प्राचीन वृक्ष स्फटिक रखें। राक्षसों को साफ करना शुरू करने के लिए कोहरे को हटा दें। पहले सील करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजें। समझ गया भाई देवाशीष। देवाशीष और उसके आदमियों ने प्राचीन वृक्ष स्फटिक निकाले और उन्हें रास्ते में रख दिया। प्रकाश ने कोहरे को तो दूर कर दिया, लेकिन राक्षसों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। राक्षसों की एक भीड़ उमड़ने लगी, जिसका नेतृत्व एक प्रथम श्रेणी का विशाल मैक्रोफेज कुत्ता कर रहा था। देवाशीष के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उनके साथ आए प्रणब ने पहले ही अपने देवदूत दूत को बुला लिया था और मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। प्रणब ने बेई किंग अनाज गोदाम की लड़ाई में भाग लिया था और उसका योगदान मूल्य हमेशा उच्च रहा था, इसलिए उसने अपने योगदान मूल्य को दूसरे नंबर के इंजेक्शन के लिए बदल लिया था। इस क्षण उसका दूध 3 मीटर से अधिक लंबे मानव सदृश राक्षस में बदल गया था। इसकी युद्ध शक्ति दुर्जेय थी। जैसे ही विशाल कुत्ते ने हमला किया, प्रणब के दूध की बेल वाली भुजा ने उसे जोर से मारा और फिर उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। शू! प्रणब ने कुशलता से अपना हाथ उठाया और कुत्ते के सिर में सीधे एक तीर मार दिया, जिससे वह एक ही प्रहार में गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग शामिल हों, अपना सब कुछ झोंक दें, ये सभी योगदान मूल्य हैं। देवाशीष के आह्वान पर अन्य लोगों ने भी अपने दूतों को बुलाया। दूतों के अग्रिम पंक्ति संभालने के साथ देवाशीष के 2 द्वितीय श्रेणी के प्रेरितों ने सड़क के दोनों ओर मोर्चा संभालकर सबसे अधिक दबाव झेला। ये युद्ध एक तरफा संहार के समान था। जल्द ही जमीन शवों से पट गई। इन्हें खत्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देवाशीष ने सभी को दुश्मनों को खत्म करने का आदेश दिया और 10 मिनट से अधिक समय के बाद समूह आगे बढ़ता रहा। भाई देवाशीष, सड़क के दोनों ओर की दुकानें और इमारतें आगे मोड़ तक जाती हैं। उसके आगे नानवांग पुल है, वह बहुत खुला क्षेत्र है, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। प्रणब ने स्थिति की जानकारी दी, जिस पर देवाशीष ने निर्णायक रूप से अपनी भौहें सिकुड़ी और आगे सड़क के मुहाने पर वाहनों का ढेर लगाने को कहा। विशाल चूहे सबसे बड़े कार्यबल बन गए, जो एक के बाद एक वाहनों को सड़क के मुहाने तक खींच रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर किए गए लगभग 1.5 दर्जन वाहनों ने चौराहे को मजबूती से सील कर दिया। अगली गली की ओर देवाशीष और उसकी टीम पूरी सुबह शायद ही कहीं रुकी थी। अन्य 3 दल भी अच्छी प्रगति कर रहे थे। 2 नदियों के पास 3 और चौराहे हैं। देवाशीष ने कुल्हाड़ी से अचानक निकले एक राक्षस को चीर दिया, फिर दिशा जांची। पहले ही दोपहर हो चुकी थी। उन्हें रोको। जैसे ही उन्होंने एक छोटे रास्ते के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, तेज पदचाप पहले ही पास आ रहे थे। देवाशीष की नज़र आवाज की दिशा में गई। क्या बाहर कोई था? चलो चलकर देखते हैं। देवाशीष और अन्य लोग तेजी से वहां पहुंचे। प्राचीन वृक्ष स्फटिक ने धुंध को दूर कर दिया और जल्द ही उन्होंने सड़क के अंत में एक और समूह को रक्तलाल राक्षस से लड़ते हुए देखा। मैं इसे रोकूंगा, तुम सब पहले भागो। 20 से अधिक लोगों के एक समूह के बीच 2 पुरुष राक्षस का रास्ता रोकने के लिए अपने दूतों को नियंत्रित कर रहे थे। अध्याय 136 नानवांग झील के उत्तरजीवी। उन दोनों ने जिम्मेदारी दिखाई। उन देवदूत दूतों में से एक विशाल पंजा ज़ोंबी जैसा दिखता था, जो थोड़ा विकृत था। ऐसा लगता था मानो उसने कई राक्षसों का मांस और रक्त खा लिया हो। उसकी पीठ पर भद्दे कवच उगाए थे। दूसरा देवदूत दूत एक विशाल मगरमच्छ जैसा राक्षस था, जिसका शरीर भारी भरकम था, पीठ से कटीले कवच निकले हुए थे और अंग साधारण मगरमच्छ की तुलना में अधिक मजबूत और लंबे थे।
उसके अग्रभाग कोयले जैसे काले और पंजे की तरह मुड़े हुए थे और उसके मजबूत पिछले अंग शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार थे। दोनों देवदूत दूत काफी मजबूत थे। उत्परिवर्तित विशाल पंजा ज़ोंबी प्रथम श्रेणी उच्च स्तर का था, जबकि बख्तरबंद मगरमच्छ प्रथम श्रेणी मध्यम स्तर का था, जो उच्च स्तर तक पहुंचने के करीब था। जैसे ही दोनों देवदूत दूत प्रकट हुए, वे उस रक्तलाल राक्षस की ओर बढ़े और उसके हमले को रोकने का प्रयास किया। जब तक वे उसे थोड़ी देर के लिए रोक पाते, उनका समूह सुरक्षित स्थान पर जा सकता था। दहाड़! हालांकि वह राक्षस अविश्वसनीय रूप से हिंसक था और भी भीषण गति से आगे बढ़ा, जिससे वह दोनों दूतों से टकरा गया। हिंसक टक्कर के बाद बख्तरबंद मगरमच्छ दूर जा गिरा, जबकि विशाल पंजा ज़ोंबी ने मुश्किल से उसका मुकाबला किया, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर खिसकता रहा। चलो उनकी मदद करते हैं। बाकी 20 या उससे अधिक लोग भागे नहीं। ये देखकर कि रुवांचाओ और उसका साथी संकट में थे, भागना उन्हें खतरे में डाल देता। 4 या 5 लोगों ने अपने देवदूत दूतों को बुलाया, जो सभी साधारण प्रथम श्रेणी निम्न स्तर के ज़ोंबी थे, और युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने अभी कदम ही बढ़ाया था कि धुंध के किनारे से सरसराहट की आवाजें आईं। अचानक 4 या 5 रक्तलाल राक्षस बाहर निकले, जो लंबे पंजों वाले मानव आकार के थे और उनके बिना त्वचा वाले शरीर गहरे लाल थे, जिनकी आंखें स्याही की तरह काली थीं। भीड़ के चेहरे सदमे से भर गए। राक्षसों ने पहले ही हमला कर दिया था, जिससे बचने का कोई मौका नहीं बचा था। रास्ता छोड़ो, गाड़ी आ रही है। ठीक उसी समय एक कर्कश आवाज गूंजी और जमीन एक गड़गड़ाहट के साथ हिल गई, क्योंकि देवाशीष अस्थि कवच विशाल सुअर पर सवार होकर आए। उनके साथ गल्टन लोभी भी था। उनका दाहिना हाथ पहले ही लंबा हो चुका था और उसने हवा में एक चक्कर काटा। एक भारी आवाज के साथ रक्तलाल सांड राक्षस को दूर फेंक दिया गया। जैसे ही हाथ घुमा, रक्तलाल मांस वाले ज़ोंबी गिर गए। उनमें से एक का सिर पूरी तरह से कट गया। रुवांचाओ चकित रह गया, लेकिन देवाशीष ने पहले ही लड़ना शुरू कर दिया था। विशाल सुअर पीछे पीछे आया और सांड राक्षस के सामने पहुंच गया। उसके दांतों ने राक्षस को चीर दिया। प्रणब और अन्य लोग जल्द ही पहुंच गए। उनके क्रॉसबो से तीर निकले, जिससे शेष राक्षसों के सिर छिद गए। भाई देवाशीष, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे नए लोगों के बारे में पूछताछ करने वाले थे, प्रणब ने अचानक उस राक्षस की ओर इशारा किया जिसका सिर कटा हुआ था और चौंककर चिल्लाया। देवाशीष ने ध्यान से देखा और उनका चेहरा भी बदल गया। वह राक्षस पिघल रहा था। मांस और हड्डियां तेजी से लाल पदार्थ के पूल में बदल गईं, जो कीमे की तरह चिपचिपा और गूदेदार था। न केवल वे ज़ोंबी, बल्कि मारे गए सांड राक्षस और शेष राक्षस भी मृत्यु के बाद तेजी से घुल रहे थे। अपने पीछे खूनी लेई के अलावा कुछ नहीं छोड़ रहे थे। इसे इकट्ठा करने के लिए कुछ खोजो, तिशा को शोध के लिए ले जाना है। देवाशीष तुरंत सतर्क हो गए। इस प्रलयकारी दुनिया में हर तरह के अजीब राक्षस थे, और अब जब उन्होंने कुछ अलग देखा था, तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। प्रणब ने उस खूनी लेई को संभाला, जबकि देवाशीष सुअर से नीचे उतरे। जब वह रुवांचाओ के समूह के पास पहुंचे, तो गल्टन उनके पीछे पीछे था। तुम्हारे नाम क्या हैं? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा सामना इन राक्षसों से कैसे हुआ? देवाशीष की नज़र सबसे आगे खड़े व्यक्ति पर टिकी थी, जो रुवांचाओ था। इस समूह में केवल 7 या 8 लोगों के पास देवदूत दूत थे। बाकी साधारण नागरिक थे, जिनमें कई महिलाएं थीं जो अलग अलग आकार के बैग ले जा रही थीं। वे रसद खोजने वाले दस्ते की तरह नहीं लग रहे थे। मेरा नाम रुवांचाओ है। ये देखकर कि देवाशीष गंभीर थे, लेकिन उनके लोग व्यवस्थित थे, रुवांचाओ ने कुछ राहत महसूस की। हम नानवांग झील के पास एक शिविर से हैं, लेकिन राक्षस के हमले के कारण वह तितर बितर हो गया, इसलिए हम यहाँ भाग आए। हमने आगे की सड़क पर इन राक्षसों का सामना किया, और हमने केवल सांड राक्षस को देखा था। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। देवाशीष ने अपनी ठुड्डी सहलाई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा शिविर पहले नानवांग झील के पास था, है ना? वहाँ क्या स्थिति है? शिविर कितना बड़ा था, और किस तरह के राक्षसों ने तुम्हें इस तरह भागने पर मजबूर किया? प्रश्नों की झड़ी ने रुवांचाओ को अभिभूत कर दिया, जिसने उत्तर दिया, बड़े भाई, मुझे एक एक करके बताने दें, लेकिन हमारे पास घायल लोग हैं। क्या हम पहले उन्हें देख सकते हैं? वास्तव में समूह के भीतर 2 लोग थे जिन्हें सहारा दिया जा रहा था। घायल? देवाशीष ने एक नज़र डाली और फिर कहा, तुम दोनों उनकी देखभाल करने में मदद करो। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाने वाले 2 लोगों को आगे आने के लिए कहा। फिर रुवांचाओ की ओर मुड़ते हुए कहा, अपना समय लो। रुवांचाओ ने आभार व्यक्त किया। हम नानवांग झील के पास एक होटल के अंदर रह रहे थे, जिसमें लगभग 100 लोग थे। उनमें से आधे अनुबंधकर्ता थे।
हम नानवांग झील में शिकार की गई बड़ी मछलियों पर जीवित रह रहे थे और शिविर सही रास्ते पर था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय पहले झील का विशाल मगरमच्छ राक्षस अचानक पागल हो गया और हमारे शिविर पर हमला कर दिया। साफ साफ बताओ, उस विशाल मगरमच्छ राक्षस का क्या चक्कर है? देवाशीष की अधीरता को देखते हुए रुवान चाओ ने जल्दी से समझाया, नानवांग झील में राक्षसों का एक समूह है जो संभवतः मगरमच्छों से उत्परिवर्तित हुए हैं। उनके मानव शरीरों पर मगरमच्छ के सिर हैं जो 3 से 4 मीटर ऊंचे हैं और उनकी ताकत भयानक है। हमारे नेता भाग्य से एक के साथ अनुबंध करने में सक्षम थे और इसी तरह हमें उस प्राणी का नाम पता चला। वास्तव में यह विद्रोह अचानक नहीं था। हालांकि उस समय लोलित कुछ उत्तेजना में बोला, मैंने शॉन को बहुत पहले ही बता दिया था कि एक शक्तिशाली राक्षस ने नानवांग झील में प्रवेश किया है। क्या उसने नहीं सुना कि रात में दहाड़ें कितनी तेज थीं? लेकिन उसने नहीं सुना। हमेशा कहता था कि वह दिव्य दीक्षा अनुष्ठान के करीब है और अब वह चला गया। रुवान चाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, पुराने लोलित, इसके बारे में बात न करें। शॉन हमारा नेता था। हाँ, रुवान चाओ ने सिर हिलाया। उसने एक वाहन के साथ एक विशाल मगरमच्छ राक्षस को मारने की योजना बनाई और एक अनुबंध पूरा किया, और वह प्रथम श्रेणी उच्च स्तर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। केवल वह इस बार मारा गया। क्या नानवांग झील में कोई शक्तिशाली राक्षस था? देवाशीष ने इस जानकारी पर विशेष ध्यान दिया। मयंक पहले से ही तीसरी श्रेणी में था और उन्हें अभी तक कोई राक्षस नहीं मिला था। लोलित ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन जिसने भी वह हलचल मचाई वह एक शक्तिशाली प्राणी होना चाहिए। झील के अन्य सभी राक्षस उस शोर से डरते हैं। देवाशीष कुछ निराश थे, लेकिन उस समय तक प्रणब ने जमीन पर पड़े खूनी कीचड़ को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया था। भाई देवाशीष, काम हो गया, प्रणब ने कहा। देवाशीष ने सिर हिलाया और कहा, चलो अभी वापस चलते हैं। हम बाकी रास्तों को बंद करने के लिए कल वापस आएंगे। रुवान चाओ के समूह के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए पहले से ही अंधेरा होने लगा था। जैसे जैसे वे शान्हु विला जिले के करीब पहुंच रहे थे, राक्षसों की संख्या कम होती गई। सड़क की शांति ने रुवान चाओ और उनके समूह को चकित कर दिया। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय गार्ड ने उनकी पहचान की जांच की और फिर देवाशीष को अंदर जाने दिया। जब तक वे विला जिले में पहुंचे, रितिका ने पहले ही ईशानी को उनसे मिलने के लिए भेज दिया था। ईशानी ने कहा, भाई देवाशीष, दीदी रितिका ने मुझे पंजीकरण के लिए यहाँ आने को कहा है। ईशानी, जिसने हमेशा शिविर के मामलों के प्रबंधन में रितिका की सहायता की थी, उसका योगदान महत्वपूर्ण था। देवाशीष ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या रितिका बहुत व्यस्त है? ईशानी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आपके वापस आने से पहले भाई रोशन, वीरेंद्र और बहादुर सभी लौट आए और वे काफ़ी संख्या में उत्तरजीवियों को वापस लाए हैं। दीदी उनकी जानकारी दर्ज करने में व्यस्त हैं। देवाशीष चौंक गए। कुल कितने लोग? इतना व्यस्त हो गया। ईशानी ने समझाया, कुल मिलाकर 100 से अधिक लोग हैं और जिन्हें आप लाए हैं उन्हें मिलाकर लगभग 200। कुछ लोग स्वेच्छा से आए हैं। ठीक है, इन लोगों की जानकारी दर्ज करो। मैं मयंक को खोजने जा रहा हूं। देवाशीष ने निर्णय लिया।